So today we will do the next application of normal distribution, that is the test of significance for difference of means. तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अ सिंगल मीन था, उसमें एक ही पॉपुलेशन थी, वहां से एक ही मीन उठाया गया और चेक किया गया कि क्या पॉपुलेशन मीन सेम है या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मीन्स है, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, टू पॉपुलेशन। अगर टू पॉपुलेशन है P1 P2 सपोज करो और उनके मीन है μ1 एंड μ2 and x1 bar and x2 bar, that will be their sample means, right? So here with the help of पहली लाइन सबसे पहले आपने क्या लिखनी है यहाँ पे, so you will write with the help of this test आप हेडिंग लिखिए, हेडिंग के बाद लिखिए with the help of this test we can check यहाँ पर फर्स्ट लाइन आएगी, you will write with the help of this test we can test whether the two population means are whether the two population means are, ये बेटा एक ही लाइन चलेगी, I don't have the space, मैं तो फिर इसी में लिख रही हूँ, two population means are equal or not, or there is a significant difference between the sample means or not. So दो बातें हमने चेक की, या तो हमने चेक करना है या तो पॉपुलेशन मीन्स आपस में सेम है, या हम लिख सकते हैं there is there यहाँ पे लिखो is there any significant difference between the sample means or, ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट लाइन। उसके बाद इस फर्स्ट लाइन के बाद फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, लेट x1 बार बी द मीन ऑफ द सैंपल ऑफ साइज n1 फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन μ1। दो पॉपुलेशन है, ठीक है जी, सपोज करो ये पॉपुलेशन P1 है, ये पॉपुलेशन P2 है, इसका मीन μ1 है, इसका मीन μ2 है। इसमें से एक सैंपल लिया, उस सैंपल का मीन x बार है, इसमें से एक सैंपल लिया, उस सैंपल का मीन x2 बार है, और इस सैंपल का साइज n1 है और इस सैंपल का साइज n2, राइट? सो देन what if since the sample sizes are large, देखो जब तक सैंपल लार्ज है तो सैंपल मीन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सैंपल मीन, इसको हम क्या लिखते हैं, सैंपल मीन, क्योंकि आपको बार बार इसको टेक्स्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। इट मींस द सैंपल मीन फ्रॉम द फर्स्ट पॉपुलेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, एंड विद मीन μ1 एंड वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1। उसी तरह सैंपल 2 जो है वो भी सैंपल मीन, जब सैंपल साइज लार्ज होता है, दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when the sample size is large then the sample mean in itself is a distribution that follows the normal distribution, right? Here x1 bar and x2 bar being the difference of two independent normal variates is also a normal variate, right? So the value of z corresponding to x1 bar minus x2 bar, देखो जब भी आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप अगर सपोज करो आपके पास x follows normal mu sigma square, this is just for the sake of understanding, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बनता है, x minus expected of x divided by under root of variance of x, ठीक है? अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, ये वेरिएबल है x1 bar minus x2 bar, this is the variable, right? And both are the independent variables, they both are the independent normal variates, and the difference of two independent normal variates is normal variate। so उसके corresponding हमने सबसे पहले क्या बना लिया, एक standard normal variate बना लिया, right?
सो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों ने सारी नोट कर ली है। अब उसके बाद ये हमने सेट कर लिया। नाउ यू विल राइट हियर वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस। अंडर नहीं लिखेंगे, वी सेट अप द नल हाइपोथेसिस h नॉट mu1 is equal to mu2, that is there is no significant difference between the sample means। दो तरह से हम इसको, मैंने पहले ही कहा, दो तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेस्ट किस चीज का टेस्ट है? Is there any difference between the population mean, or is there any significant difference between the sample means? Why यहाँ पे population mean है, यहाँ हम कह रहे हैं difference between the sample means। क्यों? क्योंकि जब हमने z लगाना है आगे, बेटा z का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा x1 बार माइनस x2 बार इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। क्यों? क्योंकि mu1 तो mu2 के बराबर है, जब यहाँ पे mu1 माइनस mu2 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो z सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो गया? इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएट्स के डिफरेंस पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो अगर अब हमें चेक करना है कि क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। So we can express the null hypothesis in two terms, one in the terms of population mean on and the second one in terms of, that is करके, not the second one, that is करके there is no significant difference between the sample means। तो यहाँ पे null hypothesis सेट हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे alternative hypothesis। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की क्या पॉसिबिलिटी है? mu1 is not equal to mu2। ठीक है जी, देन यू विल राइट so here you will write। ठीक है, वी गेट नहीं आएगा सब, इसके बाद पहले h1 डिफाइन करेंगे। h1 इज mu1 is not equal to mu naught, ये या mu1 is greater than mu naught और mu1 is less than mu। ठीक है जी, ये तीन तरह से आप इस पे इसके ऊपर लिख लेंगे, टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव, राइट टेल्ड ऑल्टरनेटिव एंड लेफ्ट टेल्ड ऑल्टरनेटिव, राइट। Now the next point is, now you will apply the z statistic। आप अल्फा चूज कर लें, let alpha be the level of significance। So I am going according to the procedure। first step was what we want to test, the second is from where the statistic is coming। यहाँ पे जो सैंपल मीन है x1 बार x2 बार, वो क्या है? वो स्टेटिस्टिक है। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो एक पॉपुलेशन में से आ रहे हैं, और वो जो स्टेटिस्टिक हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना दिया जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, अब उसके बाद नल हाइपोथेसिस सेट हुआ, फिर ऑल्टरनेटिव आया, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से स्टेप चलेंगे। अब अगले स्टेप में टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, यू विल राइट टेस्ट स्टेटिस्टिक अंडर h नॉट। So I will explain again test of सारे जो steps I will explain again test of significance of difference of means। अब मैं आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेप्स। अब उस स्टेप्स में जो थ्योरी है वो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले था व्हाट टू टेस्ट। पेपर में ऐसे नहीं लिख देना व्हाट टू टेस्ट, इज इट क्लियर? वहां पे लिखना है आपने with the help of, जो आपको पहली लाइन लिखवाई है, with the help of this test we want to test the population means are equal or not, or is there a significant difference between the sample means। इसमें ये पूरी लाइन वो वाली आनी है। ठीक है, नंबर 2, फिर उसके बाद we have taken the samples, x1 bar is a sample mean, x2 bar is a sample mean, वो सारा concept as it is। उसके बाद फिर उसी में लिखना है x1 minus x2 bar is a normal variate and the standard normal variate is defined as this। Then we will set up the null hypothesis। That was a step number 2 complete। Then h naught, likha mu1 is equal to mu2 or there is no significant difference between null hypothesis between sample means।
उसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा, ऑल्टरनेटिव, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, और करके आप नीचे लिखते जाएंगे, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 और μ1 इज लेस देन μ2। ठीक है जी, ये ऑल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद हमने सेट करना है लेट अल्फा बी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये सारी थियरी बहुत अच्छे से लिखनी है, बिकॉज वी नीड टू राइट इन आवर प्रैक्टिकल फाइल। लेट अल्फा बी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नंबर 6 पे टेस्ट स्टेटिस्टिक। जब हम नाम ही टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स है तो स्टेटिस्टिक्स का नाम है x1 बार माइनस x2। ये स्टेटिस्टिक है, टेस्ट जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज ऑलवेज अंडर h नॉट, दिस इज इक्वल टू z। नाम क्या है, डिफरेंस इन सैंपल मीन्स माइनस डिफरेंस इन पॉपुलेशन मीन्स divided by standard error of difference in sample means. So z is equal to what is this is ये है, population mean is μ1 minus μ2। Actually ये expected of x1 bar minus x2 bar। ठीक है, पहले हम इसको बाद में लिखेंगे, this is x1 bar minus x2 divided by standard error of x1 bar minus x2 bar, this follows n01। so अब हम इसको पहले इसको नंबर 1 दे देंगे, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। so what is x1 bar minus x2 bar, so this comes out to be x1 bar minus expected of x2 bar and it is always mu1 minus mu2, right। अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस ऑफ, अगला पॉइंट आएगा आपका variance of x1 minus x2, you know the formula, this is a variance of x1 bar plus variance of x2 bar minus 2 times covariance of x1 bar and x2 bar। अब ये इंडिपेंडेंट है, ये both are independent, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, and variance of x bar is sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by, so therefore standard error of x1 bar minus x2 bar is equal to sigma square by n1 plus sigma 2 square by n. So therefore z becomes, you will put the value x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 upon sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n. And mu1 under null hypothesis, ये दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे रह गया ये। So this is sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. This follows n1। so this is the value of z। so z becomes x1 bar minus x2 bar minus 0 हो गया, कुछ भी नहीं आना, then sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2, this follows n0। ठीक है जी, उसके बाद आ गया कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z, सो z दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। नाउ उसके बाद अगला जो स्टेप में पहले आप सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखेंगे। नाउ द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ z एट लेवल ऑफ significance alpha and for given tail of test is z। अब आ जाएगा कंपैरिजन, सेम वही बातें, इफ मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन z अल्फा, अगर z अल्फा में घुस गया, आप ना ये सोचा करो कि z अल्फा एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर के आगे चक्रव्यूह है, अगर z हमारा उस चक्रव्यूह में फंस गया, मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। It implies the value of z is significant। कंपैरिजन एंड कंक्लूजन दोनों ही वर्ड साथ लगा लो, ठीक है। It implies the value of z is significant, therefore null hypothesis is
rejected. So we conclude that, you will write here, so we conclude that there is a significant difference between the, conclude that mu1 is not equal to mu2. देखो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता अभी mu1 और टेस्ट कौन सा लगा, हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे we conclude that there is a significant, we will write here there is a significant difference between sample means, right? और इसका अब उल्टा, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरा पॉइंट, अगर मॉड ऑफ z z अल्फा से छोटा है, पीछे ही रह गया, बॉर्डर से पीछे रह गया, ये बॉर्डर है, इसको बॉर्डर समझ के चलो, बॉर्डर से पीछे रह गया, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ z इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये वो कंसेप्ट है जो बार बार एक ही बार आपका यूज होना है, द वैल्यू ऑफ z इज नॉट significant, hence null hypothesis is accepted and we conclude that, क्या conclude करेंगे? Yes Diksha, what we conclude, what we will conclude? There is no significant difference between sample mean or population mean. हाँ, there is no significant difference between the population mean samples, बिल्कुल ठीक है, so you may write the line actions. I hope the point is clear to all of you. Ma'am, you are not audible. So sometimes we don't have the different values of sigma. ठीक है जी, हो सकता है पॉपुलेशन की जो सिग्मा है वो क्या हो, सेम हो, तो उस केस में दैट इज इफ द सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, देन अंडर एच नॉट mu1 इज इक्वल टू mu2। तो अब जब आप बेटे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ सिग्मा 1 था, सिग्मा हो गया, यहाँ भी सिग्मा 1 था, सिग्मा 2 था, यहाँ सिग्मा और सिग्मा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, राइट? सो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करेंगे देन यू विल कम टू नो भी हमने कौन सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो वो फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा 1 इज नॉट गिवन तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? नाउ आई एम कमिंग बैक और कमिंग फॉरवर्ड, मुझे लगता है हम पीछे चले गए। ओके, सो उसके बाद यस, अगर कह रही है सिग्मा पता ही नहीं है क्या है, सिग्मा इज नॉट नो, देन वी विल यूज सिग्मा कैप। तब हमें क्या यूज करना है, सिग्मा कैप स्केयर यूज करना है। तो दैट इज इक्वल टू ये वाला जहां पे 14.11 b लिखा है ना, तो यू विल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए आप, जिसको भी मैंने मार्क किया है। दिस इज n1 s1 स्क्वायर, दिस इज n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, यानी एक वेटेड एवरेज है सैंपल वेरिएंसेस की। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, राइट? So next is आगे भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज सैंपल्स में ये तीनों, ये देखो एक पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि लार्ज सैंपल्स में आई हैव मार्क्ड हियर ये दिस वन, ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड वेरिएंस। जब कैप लगा होता है ना, कैप का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएंस is equal to capital S1 square is equal to the sample variance of the population 1,
This is sigma 2 cap scale is equal to capital S2 scale, which is equal to sample variance of the second population. So let's come to the question. The means of two single large samples of 1,000 and 2,000 members are 67.5 inches and 68.0 inches respectively. कितना बड़ा सैंपल लिया? देखो, 1,000 का सैंपल लिया, 2,000 का सैंपल लिया, उसमें से एक x1 बार पड़ा है, दिस इज x1 बार एंड दिस इज x2 बार. Can the samples be regarded as drawn from the same population? वो कहते हैं क्या, जब देखो दो मीन्स की बात हुई है, दो सैंपल्स मीन दे दिए, then they are saying can the samples be regarded as drawn from the same population with standard deviation 2.5 inches? वो कहते बताओ कि क्या दोनों सैंपल्स जो हैं वो एक ही पॉपुलेशन में से लिए गए हैं, मतलब अगर एक ही पॉपुलेशन में से लिए गए हैं तो उनके मीन क्या होंगे? सेम होंगे. ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कॉमन है, दैट इज 2.5. इट मींस सिग्मा दिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं दिया. सो व्हाटएवर वी हैव गिवन वी विल राइट नल हाइपोथेसिस. क्या लेके चलेंगे? mu1 is equal to mu2, that is the samples have been drawn from the same population. यहाँ पे can लिखा, null hypothesis कहेगा samples has been drawn from the same population with standard deviation 2.5. So alternative hypothesis mu1 is not equal to mu2. कुछ नहीं कहा, greater है, less है, कोई information नहीं है हमें. ठीक है, so test statistics यहाँ पे apply करेंगे. Formula is in front of you, right? You will put all the values. You have all the values, x1 bar, x2 bar, sigma 1, sigma 2. Then z comes out to be minus 5.1. And modulus value of z is greater than 3. But जब greater than 3 हो गए फिर कोई table value देखने की जरूरत ही नहीं है. It means ये 100% हर point पे rejected है. So the value is highly significant, so we reject the null hypothesis and conclude that the samples are certainly not from the same population with standard deviation 2.5. यहाँ पे हमें कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं देखना है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 3 से ही बढ़ गई और 3 वैल्यू लेते हैं 100% के लिए, यानी 100% ये रिजेक्टेड है. ठीक है, 5% का मतलब है कि 95% पॉसिबिलिटी है एक्सेप्ट होने की और 5% हमारे पास क्या है? रिजेक्शन है. तो यहाँ पे इस केस में जब हमारी वैल्यू ही 3 से ज्यादा बढ़ गई, इट मीन सारा का सारा ही जो हमारा पॉइंट आ रहा है, जो भी हमारा जेड की वैल्यू आ रही है, दैट इज हमारे पास 100% जो है वो रिजेक्शन जो है उसकी पॉसिबिलिटी है. अगला क्वेश्चन देखिए. इन अ सर्वे ऑफ बाइंग हैबिट्स, एक सर्वे किया गया लोगों की खरीदारी के ऊपर, उनकी बाइंग हैबिट्स के ऊपर. 400 women shoppers are chosen at random in supermarket. एक मार्केट ए है, ठीक है, एक मार्केट बी है, दो मार्केट्स है हमारे पास. We have the two markets. The one is A. दिस इज अ सुपरमार्केट. ये पॉपुलेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पॉपुलेशन. ठीक है, 400 विमेन शॉपर, जो भी इसमें मार्केट ए में, सुपरमार्केट ए में जो विमेन शॉप्स अपना शॉपिंग के लिए आती हैं, हमने कितने का सैंपल लिया? 400 का सैंपल. 400 वुमेन यहाँ से ले ली, और दूसरे में हमने ले ली, उसमें भी 400 ली हमने, यानी ये N1 है. Their average weekly food expenditure is ₹250 with a standard deviation of ₹450. उनका जो वीक का एक्सपेंडिचर है, यानी x1 बार जो है उसको हम x1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ₹250 है. और जो सिग्मा इनका S1 है, सिग्मा नहीं दिया, दिस इज S1. S1 इज इक्वल टू ₹. और इस केस में दूसरी सुपरमार्केट में ये ₹220 है, और S2 कितना दिया है? दिस कम्स आउट टू बी 55. ये सारा कुछ बेटा, ये सारी कहानी जो है, ये सारे सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करिए यहाँ से. एक में फूड एक्सपेंडिचर एवरेज और दूसरे में जो फूड एक्सपेंडिचर है उसके रिगार्डिंग. अब यहाँ पे दे दिया टेस्ट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द एवरेज वीकली फूड एक्सपेंडिचर ऑफ द टू पॉपुलेशन ऑफ शॉपर्स आर
इक्वल। हमें ये चेक करना है कि ए और बी में जितनी वीकली एक्सपेंडिचर फूड पे हो रही है वो सेम है कि नहीं है, मतलब आई वांट टू चेक μ1 इज इक्वल टू μ2। ठीक है जी। सो ग्रेटर लेस के बारे में नहीं कहा है इन्होंने, इसकी जो वीकली एक्सपेंडिचर है इससे ज्यादा है, तो अगर ये होता तो हम μ1 ग्रेटर देन μ2 ऑल्टरनेटिव में सेट करते। सो according to the usual notations, whatever you have given, so you will do accordingly, right? So you will put the value बेटा, ये देखो सारा फॉर्मूला है। आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं यूज करेंगे, S1 S2 यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव गिवन S1 एंड S2। अब वैल्यू कितनी आ रही है? -2.46। ठीक है, 5% में हमारी वैल्यू कितनी है? 1.645। अब इसका ग्राफ भी देख लीजिए साथ में। This is Z is equal to 0 and this is 210। तो एक तरफ आएगी ये Z is equal to 1.645 और इधर भी आएगी सेम, बेटा सेम प्रोपोर्शन पे आएगी ना, ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ये सारा क्रिटिकल रीजन। सो दिस इज Z is equal to -1.64। ये Z अल्फा आपका। हमारा Z कितना आ रहा है? मॉड ऑफ Z कितना आ रहा है? जस्ट सो हम कहाँ थे? एक मिनट, ये साथ साथ ही मूव करेगा, बट आई विल राइट। So you have calculated all the values. Okay, मुझे लग रहा था हम किसी और क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। So यहाँ पे वैल्यू जो है, दिस इज, बेटा ये ठीक करिए वैल्यू, दिस इज 2.58। ये वैल्यू है 2.58। 2.5 ये नेगेटिव में, एक्चुअली वो क्वेश्चन कोई और अगले वाले क्वेश्चन पे शायद में चली गई। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई थी? 8 आ गई। तो वैल्यू कितनी ज्यादा है? इट्स मच ग्रेटर देन 2 पॉइंट। क्योंकि अगर हमें अल्फा इज इक्वल टू 1% पे चेक करने के लिए बोला है तो हमें वो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ये कौन सी वैल्यू है? Z 0.01 पे वैल्यू। ठीक है जी, दिस इज 2.58 फॉर 2 टेल। सो दोनों तरफ ये क्रिटिकल रीजन है, इधर भी क्रिटिकल रीजन है। ठीक है जी। सो अब हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 8 पॉइंट। बहुत आगे चलेगी बेटा, ये सारा ही क्रिटिकल रीजन है, -∞ to ∞, और यहाँ पे आपका 8 आ रहा है। तो ये सारा जो है वो क्रिटिकल रीजन में ही आ रहा है। सो आवर वैल्यू इज मच मोर देन द significant value. So therefore the value of Z is significant, so it is rejected at 1% level of significance. We conclude that the average weekly expenditure of two population of shoppers in market A and B are significantly different. So this is all about the test of significance of difference of means for Z.